नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहाँ पर महाराष्ट्र जैसे प्रांत में, प्रदेश में, राज्य में ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, उस विषय में बहुत बड़ी जानकारियाँ आ रही है। उसे थोड़ा-सा 1-2 इससे 3 वाक्यों में आपको पहले बता दें क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। 12 राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए 12 मुल्कों के 12 देशों से आने वाले लोगों के लिए काफ़ी सारा प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले 14 दिनों की उनकी जो कोरोना टेस्ट के बारे में जो हिस्ट्री है, उन्होंने एयरलाइन के पोर्टल पर यानी एयरपोर्ट का जो सिस्टम चलता है उनका, उसके पोर्टल पर अपलोड करना ज़रूरी बताया जा रहा है। और अगर उनमें कुछ भी थोड़ा-सा भी 19-20 पाया जाता है तो उन्हें मुंबई में क्वारंटाइन किया जाएगा। इस तरह की महाराष्ट्र और मुंबई की सबसे बड़ी खबर है। दूसरा तो वहाँ के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे, वो तो खुद अस्पताल में हैं, लेकिन उनके तरफ से एक वार्निंग आई है जो कल नए गाइडलाइंस इश्यू किए गए थे कि बिना 2 वैक्सीन के यानी अगर आपने दोनों वैक्सीन नहीं लिए तो आप टैक्सी, बस या ट्रेन किसी में प्रवास नहीं कर सकेंगे और आप सार्वजनिक जगह पर नहीं जा पाएँगे। अगर आप किसी मॉल में दुकान में काम करते हैं तो आप उस तरह का कोई काम नहीं कर सकेंगे। अगर आपके दुकान से कोई कस्टमर बिना मास्क के कोई चीज़ ले रहा है तो दुकानदार को 10,000 रुपए फाइन है लगेगी और वो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसे 500 रुपए का जुर्माना होगा। तो इस तरह की ये पूरी नई ये चल रही है। सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे ने एक वार्निंग जारी कर दी है कि जो नए गाइडलाइंस है इसकी अवहेलना करते हुए अगर लोग ज्यादा मात्रा में पाए गए और ज्यादा केसेस पाए गए तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। खैर, ये जनहित में वो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर होने के नाते। तो आज हम आते हैं आज के प्रमुख मुद्दे पर कि नवाब मलिक जो वहां के मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत ही दमदार नेता है वहां के वजनदार। उनके पिछले 2 दिनों में जो बयान आ रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। कल उन्होंने कुछ इस प्रकार के आरोप लगाए, इल्जाम लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ये तो दुबई गए हुए थे खुद, लेकिन उस दौरान इनके परिवार की जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। कुछ 2 या 4 लोगों के उन्होंने फोटो भी मीडिया में इस बारे में दे दी। अब देखिए, ये आरोप सीधा-सीधा किस पर लगाया जा रहा है। जब हमने वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की तो हमें ये जानकारी मिली कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये और कहीं नहीं, ये सीधा-सीधा देवेंद्र फडणवीस जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता है उनके ऊपर लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सभी निर्णय वो लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं करते, प्रदेश अध्यक्ष कुछ करना भी चाहे तो उन्हें देवेंद्र फडणवीस कर भी नहीं देते। यानी अगर इस प्रकार की कुछ ये जो घटनाएं चल रही है, इस प्रकार की अगर कोई क्रिया प्रक्रिया चल रही है तो इसके लिए सर्वा सर्वे सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जवाबदार है। हालांकि नवाब मलिक ने ये कहा कि ये जो लोग उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी एक छोटी सी पोती है या पोते हैं, उनके विषय में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हम किसी से डरते नहीं, लेकिन वही नवाब मलिक साहब ने ये याद रखना चाहिए इसी समय ये सब बताते हुए कि उन्होंने भी इसी तरह से समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनके पिता, ये सब के बारे में पूरी जानकारी निकाली थी। तो अगर कोई उनके विषय में कोई जानकारी निकाल रहा है या उनके परिवार के विषय में, तो क्या उन्होंने आक्षेप लेना ये सही है कि गलत है, ये आप ही तय करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। खैर, देवेंद्र फडणवीस की तो बम्पर ड्रॉ लग चुकी है, लॉटरी लग चुकी है, आपको बताए कैसे। ये तो उनके ऊपर आरोप हो ही रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में वो इतनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं कि उनके सिवा पत्ता वहां नहीं हिलता, वो चाहे सत्ता में बैठे हुए तीनों पार्टियां को हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हर महीने 2 महीने वो शरद पवार साहब से मिलने जाते हैं, जो कि चाणक्य माने जाते हैं इस 3 पहियों वाली सरकार का। तीनों अलग अलग साइज के पहिए, वो कहानी अलग है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये हकीकत है। इसके सिवा जो सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं उद्धव जी ठाकरे, उनके साथ इनके बड़े ही घनिष्ठ और गहरे संबंध पहले भी थे, आज भी है। तो 2 पार्टियां तो ये हो गई, रह गई तीसरी पार्टी, वो है कांग्रेस, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले। नाना पटोले कौन है? तो ये कांग्रेस से एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया गया था। उन्हें
बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया था प्रदेश स्तर पर और उन्हें विधायक भी बनाया गया था और वो भी देवेंद्र फडणवीस के खास माने जाते थे। यानी जिनके विरोध में देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं वो तीनों उन्हीं के लोग हैं, या ये कहें कि देवेंद्र फडणवीस ये तीनों ही पार्टियों के खास हैं एकदम। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको याद होगा इन्होंने जो वो 2 या 3 दिन वाली सरकार बनाई थी उसमें शरद पवार जैसे बड़े नेता के सगे भतीजे को, अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया था। वही 1.5-2 दिन की जो भी सरकार थी, जो सुबह सुबह 5-6 बजे शपथ विधि हुई थी राजभवन में, उस समय ये जो इरिगेशन स्कैम था वहां पर, इरिगेशन स्कैम में उन्हें क्लीन चिट दी गई उसी 2 या 3 दिनों में। ये किसकी मेहरबानी? ये भी उन्हीं सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की मेहरबानी। तो वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस तरह के व्यक्ति है जो 2 साल से इस सरकार का बिल्कुल किसी भी तरह से विरोध नहीं करते हुए शांति से बैठे हैं, खाली इसी तरह के बयान देते हुए कि अब सरकार गिरेगी तब सरकार गिरेगी। तो ये हकीकत सामने है आपके, आप तय कीजिए कैसे व्यक्ति है, लेकिन लॉटरी कैसे लगी है वो सुनिए। पिछले यानी कल तक 3 दिनों से दिल्ली में काफी सारी बैठकें चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सचिव, संगठन सचिव BL संतोष के साथ वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रकांत दादा पाटिल, उनकी मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचे अगले दिन, उनकी भी वहां मैराथन बैठक हुई। उसके बाद अमित शाह जी के साथ बैठक हुई और उसके बाद ये कल महाराष्ट्र वापस आ गए। लेकिन अगर आप देवेंद्र फडणवीस का वो जो दिल्ली में जो मीटिंग के लिए जाते हुए का अगर आपने मीडिया पे देखा होगा, TV9 मराठी या ABP माझा या जो भी चैनल के ऊपर, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो उनके आंखों के नीचे यहाँ पर पूरा काला काला, यानी कई रातें उन्हें नींद नहीं आती, इस प्रकार की उनकी परिस्थिति है। उन्हें केंद्र से ये बताया गया है, कहा गया है कि जो 15 बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने हर एक इसमें जीतना तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो महानगर पालिका है सारे एशिया खंड की, बृहन मुंबई महानगर पालिका, जो कि मुंबई की महानगर पालिका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के आज 227 में से 82 नगर सेवक के आसपास कुछ है, 82 या 83, वो हमें पूरी तरह से जीतनी है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र के भारत के 2 या 4 अगर प्रांत मिला दे, राज्य मिला दे, तो उनसे बड़ा बजट इसी महानगर पालिका का है। ऐसे हालात में ये बिल्कुल असक्षम इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। पिछले 7 सालों में जो उन्होंने किया, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, इनके सभी बड़े बड़े जितने धनवान नेता थे उन्हें पार्टी में लेकर के प्रदेश के पद हो, शहर स्तर हो, जिला स्तर हो, ये सभी पद उन्हें दे दिए और उनके चमचों को दे दिए। जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के जो मूल नेता और मूल कार्यकर्ता है, उन्हें सभी को दरकिनार कर दिया गया है। और दोनों बार जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ये इन्हीं मूल कार्यकर्ताओं के मेहनत और कष्ट की वजह से है। और इलेक्शन में उन्होंने ही काम किया है, उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा करके जनता में माना जाता है जमीनी स्तर पर। अब इस चुनाव में वो बिल्कुल भी काम करने तैयार नहीं। ऐसी हालात में ये जो 82 सीट है ये 40 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी, और जबकि डिलिमिटेशन होने के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका की सीटें 227 से 236 9 सीटों की से बढ़ने वाली हैं। ये कंफर्म जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। खैर 82 या 83 सीटों में से अगर 40 में सिमटना हो तो यानी आधे से भी कम सीटें लाना है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये जिनको इन्होंने लिया है वो या उनके चमचे, उसमें से कोई भी ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं है जो कम से कम 10 लोगों से मतदान करवा सके, पोलिंग बूथ तक, वोटिंग बूथ तक ले जा करके। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक परिस्थिति है जो आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस को अच्छे भली भांति समझ में आ चुकी है। देखिए, जब सूरज चमकता है, उगने वाले सूरज को और चमकने वाले सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन डूबने वाले सूरज को कोई उसकी तरफ उड़ के देखता भी नहीं। इस तरह के हालात वहां हो चुके हैं। वहां पर जो भी नेता थे, गिरीश पापट, गिरीश महाजन या गिरीश कुलकर्णी, ये सभी लोग जो आखिरी समय में पिछले कुछ महीनों तक उनके साथ थे, वो उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। जो वहां पर नाथाभाऊ खड़से, एकनाथ खड़से, उन्हें तो बुरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। प्रकाश मेहता हो, पंकजा मुंडे हो, या ये सभी लोग
और जितने पुराने कार्यकर्ता और नेता हैं आज भी सक्षम हैं, लेकिन वो आज बिल्कुल कुछ काम करने तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि डुप्लीकेट पार्टी के लिए, इस संगठन के लिए, इन चोरों के लिए कौन काम करेगा? इस तरह का उनके वक्तव्य आते हैं जब हम उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि संगठन तो बर्बाद हो चुका है, ये 10 साल में बर्बाद करेंगे, हम 6 महीने में बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद जब ये कचरे को हटाया जाएगा, तो हमने उनसे पूछा कि कचरे में कौन-कौन आता है भाई, जिसे आप कचरा कह रहे हो? तो उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष। हमने कहा प्रदेश अध्यक्ष की क्या गलती है? वो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अगर दम होता तो वो देवेंद्र फडणवीस को कहते कि भाई प्रदेश अध्यक्ष हमें, निर्णय सब हम लेंगे, आप हो कौन? आप हो विरोधी पक्ष नेता, आप आपका काम कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नानी पकाने वाली, नवा से खाने वाले, ऐसे हालात हैं। और मुंबई के लोग ये कहते हैं कि ये 2 के सिवा तीसरा एक और है, मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कि बहुत बड़े व्यवसायिक हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र फडणवीस की मेहरबानी से वो 5-5 और 10-10 और 25-25 करोड़ का डोनेशन देते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, यानी शरद पवार की पार्टी को, कांग्रेस को और शिवसेना को। इस तरह की उनकी जानकारी है, क्योंकि उनका रियल एस्टेट का कारोबार है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है बिल्डिंग का, रियल एस्टेट में। तो वो खुद के पार्टी को पैसे नहीं दे करके इन पार्टियों को पैसा देते हैं। इस तरह के वहां के हालात हैं। तो चाहे मुंबई हो, चाहे बाकी अन्य जिले हो, क्योंकि 48 जिले हैं महाराष्ट्र में, 48 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतदार संघ है लोकसभा के, जिसमें से 6 वहां पर मुंबई में आते हैं। बाकी जो 42 हैं वहां पर भी इसी तरह का हाल है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल संगठन था वो अब हो चुका खत्म। न वहां पर प्रदेश में सरकार आ सकती है उनकी, और ना ही वहां पर किसी नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला परिषद या ग्राम पंचायत में उनकी सत्ता आ सकती है, क्योंकि कोई ओरिजिनल लोग उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते। उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनका विरोध है सिर्फ ये 3-4 नेताओं से महत्वपूर्ण तरीके से। और जब तक केंद्रीय नेतृत्व इसकी दखल लेकर के इन्हें बेदखल नहीं करता पार्टी से, महत्वपूर्ण जगहों से, और ये जो पुराने नेता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो पहले कुछ 100 महत्वपूर्ण नेताओं को, कुछ 100 वो अगर राज्य में जब इनकी सरकार थी देवेंद्र फडणवीस की, उन्हें अगर राज्य सरकार के मंडल महामंडलों पर पोस्टिंग मिल जाती, नियुक्ति मिल जाती, तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं पैदा होती। उन्होंने, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे लेकर के महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और सचिव, इस तरह की नियुक्तियां उन्होंने करवाई है आज तक पिछले 7 सालों में। अब हकीकत क्या है ये तो वो जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो जाने, और ये देवेंद्र फडणवीस जाने, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता किसी भी संगठन में कि अपने ओरिजिनल कार्डर को दरकिनार करके सिर्फ नए लोगों को प्राधान्य दिया जाए, और वही वहां पर हुआ है। तो इसमें जरूर कुछ तो होगा, क्योंकि धुआं जो है वो अगर दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, तो आग होना जरूरी है, बिना आग के धुआं हो नहीं सकता। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में परिस्थिति है। जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो उन्हें तो कोई संबोधित ही नहीं करना चाहता, यानी वो देवेंद्र फडणवीस की शक्ल नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं कि अंकल फर्नांडिस, इनकी शक्ल कौन देखेगा? जब हमने उनसे पूछा कि अगर वो बुलाएंगे मिलने के लिए आपको, उन्होंने कहा कि ये अंकल फर्नांडिस की शक्ल कौन देखेगा? कोई तो इन्हें कहते हैं कि ये पप्पू है, ओरिजिनल पप्पू है। वो कहते हैं कि वो जो पप्पू है कांग्रेस का, वो तो कम से कम झूठ बोला, पकड़ा गया तो उसे पप्पू कहा जा रहा है। डुप्लीकेट जनेऊधारी है या दुनिया जानती है। लेकिन ये जो 180 सीटें आनी चाहिए थी, अगर ये 288 सीटें लड़ाते महाराष्ट्र में, जबरदस्ती की युति करके 150 सीटें लड़ाई और 105 सीटें, अगर ये 288 सीटों पर लड़ते तो 180 या उसके ऊपर की सीटें आती। तो ये तो अपने आप में इन्होंने खुद को पप्पू साबित कर दिया है बेवकूफी में। और अभी भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की लकड़ी पकड़ के चलने का इनका इरादा ये जो नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव है इसमें दिख रहा है। और जो मुंबई महानगर पालिका में 82 या 83 सीटों से 40 के अंदर पार्टी के संगठन को खत्म कर देंगे, वहां के जो महानगर पालिका में अस्तित्व है मुंबई के, तो इसे पप्पू नहीं तो क्या कहा जाना चाहिए? इस तरह की बात वहां के स्थानिक कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता, बेसिक जो 20-20 साल या 30-30 साल जिन्होंने दिए पार्टी के लिए, वो हमें जानकारी दे रहे हैं। नवाब मलिक अगर इनके ऊपर कुछ आरोप कर रहे हैं वो अलग अलग पार्टी के, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है नवाब मलिक ने, और वहां जो
सत्ता में आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी उनके नेताओं ने, उन्होंने कहा कि वो नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री वो कह रहे थे कि मार्च में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार मिलेगी देवेंद्र फडणवीस के अंडर में, नेतृत्व में। लेकिन अब तो ये दिख रहा है कि हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री को हटाने का छोड़ो, देवेंद्र फडणवीस पहले खुद का देख ले कि वो वहां पर विरोधी पक्ष नेता भी रह पाते हैं कि नहीं। तो आगे आने वाले समय में वहां पर बहुत ही बड़ी चेंजेस, बहुत ही बड़ा बदलाव देखने की मिलने की संभावना है। वो हो सकता है कि आने वाले 15 या 20 दिनों में हो, या फिर वहां पर जो चुनाव होने जा रहे हैं फरवरी और मार्च में, उसके बाद तुरंत बहुत बड़ा बदलाव वहां के संगठनात्मक स्वरूप में देखने, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप में देखने मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। जितने पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने मुंबई या किसी भी जिला स्तर पे काफी समय काम किया है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने। उन्होंने 5 दिसंबर के बाद दिल्ली आने के लिए कहा है, और वो भी यही महानगर और नगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में है। इस तरह से हमें पूरी जानकारी मिल रही है। हो सकता है कि संगठनात्मक जो चेंजेस करने हैं, जो फेरबदल करना है, उसमें भी उनकी सलाह ली जाएगी, और शायद उनसे ये भी जानकारी ली जाएगी कि वो संगठनात्मक फेरबदल अभी तुरंत करना जरूरी है या चुनाव के बाद चल जाएगा। लेकिन उनकी तो राय यही होगी कि ये जितना जल्द से जल्द किया जाए, उतनी ही थोड़ी बहुत संभावना होगी कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ सके। वहां पर पूर्ण बहुमत लाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव नहीं, असंभव के ज्यादा आगे की बात है। तो ये वहां पर महाराष्ट्र के राजनीति के हालात हैं। संजय राउत, विश्व प्रवक्ता संजय राउत जिन्हें हम कहते हैं प्यार से, उनके बेटी की शादी होने जा रही है कुछ 1 या 2 दिनों में। वहां पर सभी नेता पहुंचे हुए हैं, वहां पर शरद पवार भी जाएंगे, इस तरह की उम्मीद है। उनकी बेटी सुप्रिया सुळे वो भी वहां पर पहुंची हुई है, और काफी सारे नेता वहां पर पहुंचने के रास्ते में हैं। वो भी वहां पर क्या और चर्चाएं होती है, इस विषय में भी जरूर हमें जानकारी प्राप्त होगी। ये पूरी जानकारियां आपके सामने हम जरूर लेकर के आएंगे। अभी तक जितनी जानकारियां पिछले कुछ दिनों में हमें प्राप्त हुई थी, वो आपके सामने आज इस वीडियो के द्वारा हमने आपके सामने रखी है। आपको ये जानकारियां कैसी लगी, ये जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करके, लिख करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख करके सही जानकारी प्राप्त करें। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।